एक्सपो मार्ट स्थित दिल्ली फेयर 30 मार्च से 3 अप्रैल तक आयोजित होने जा रहा है और इसको लेकर एक्सपो मार्ट एक बार फिर गुलो गुलजार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा दिल्ली फेयर 2022 की तैयारियों को लेकर। करनी हुई थी, लेकिन उसमें भी बहुत अच्छे परिणाम सामने आए। अब ये 2022 के इवेंट को हम पूरे अपने पुराने रूप में लेकर के वापस आए हैं और हम समझते हैं कि इस इवेंट के जरिए, इस ISGF दिल्ली फेयर के जरिए हम लोग जो हमारा हैंडीक्राफ्ट का जो मैंडेट है, जो ऑब्जेक्टिव है, हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट बढ़ाना और कारीगरों को अधिक से अधिक रोज़गार उपलब्ध कराना, हम वो पूरी तरह से हासिल कर पाएंगे और इस ISGF दिल्ली फेयर के माध्यम से हम लोग कुछ नए कीर्तिमान स्थापित कर सकेंगे। इन 2 साल के दौरान में, जो कि महामारी का समय रहा, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर किस तरह से परफॉर्म किया, किस चैलेंजेस से गुजरा और आने वाले समय में हमारे पास क्या नए पोटेंशियल हमारे पास आए हैं और हमें लगता है कि हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। इसके लिए मेरे साथ हमारे के अंदर 50th एडिशन हमारा ज्वेलरी एक्सेसरीज का भी इंक्लूडेड है इस बार। और ये इवेंट जैसे पहले होता है B2B ही है, इसके अंदर फॉरेन के बाहर और इंडिया के डोमेस्टिक होलसेल बायर जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं, जो आके जो यहाँ डोमेस्टिक से माल बेचते हैं, उसके भी काफ़ी लोग आने वाले हैं। लगभग 90 कंट्रीज़ का 90 देशों से हमारे पास में कंफर्मेशन है जिसके बायर्स आ रहे हैं, जबकि हमें तकरीबन 125 कंट्रीज से उम्मीद है। 90 कंट्रीज की हमारे पास कंफर्मेशन आ चुकी हुई है। ये 30 मार्च से 3 अप्रैल तक का इसका टाइमिंग है, जो डेट हमने फिक्स करे हुए हैं। इसके अंदर टोटल एग्जीबिटर लगभग 2600 एग्जीबिटर हैं, जिसके अंदर आप समझ सकते हैं कि देश के हर कोने कोने से हर प्रोडक्ट कैटेगरी जो हैंडीक्राफ्ट में बनाई जाती है, हर ये B2B। और इसमें हम स्पेशल जो मैं आपको इसके अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपको बताना चाहूँगा। इसमें थीम डिस्प्ले है फैशन ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज़ का। फैशन शोज़ करे जा रहे हैं ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज़ के। इसमें क्राफ्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट है, क्राफ्ट फ्रॉम लद्दाख, क्राफ्ट फ्रॉम यूपी एंड जम्मू एंड कश्मीर, क्राफ्ट फ्रॉम राजस्थान, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, NIFT का पवेलियन है। इसके अंदर और सिलेक्टेड और हमारे इंडिया के आर्टिसन एंटरप्रेन्योर्स को अलग से डिस्प्ले करने का मौका दिया जाता है। इसके अलावा जो कि हमारी काउंसिल, जबकि जैसे अभी सर के जी ने बताया 1994 से हम कैसे आगे बढ़ाए हैं, तो उसी रूप में ये ट्रेड फेयर आया। तो जो 1994 में आज 2022 में हम ये समझते हैं कि हम एक ऐसे लेवल पे हैं। आपने पहले हमारा ये वैसे भी लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये आ चुका हुआ है, ये हमारा ट्रेड फेयर। तो आप इस बात को मैं आपके सामने लाना चाहूँगा कि हम लोग इसके ऊपर जिस तरीके से पूरी टीम EPCH की और इंडस्ट्री की मेहनत करती है, में इधर में 30% का ग्रोथ हुआ और मिसलेनियस हैंडीक्राफ्ट में 31%, लगभग 25% का इस साल ग्रोथ करने जा रहे हैं, ये 31 मार्च। तो लास्ट के जो 10 दिन है, 20 मार्च तक की एक्चुअल फिगर है। 20 मार्च से 30 मार्च में हमने एस्टिमेटेड फिगर बेस्ड ऑन दी अर्लियर ईयर हमने की हैं। और रुपए में भी जो पहले 25,689 करोड़ रुपया एक्सपोर्ट था पिछले साल में, वो इस साल बढ़कर के 32,177 करोड़ रुपए का टोटल निर्यात हम इस साल अपना 21-22 में हासिल कर रहे हैं। तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है हर शिल्प की दिशा में।
और ख़ासतौर पर जैसे चेयरमैन साहब ने बताया कि 90 देशों के लगभग 4,500 से 5,000 इंपोर्टर, होलसेलर, ये सब लोग यहाँ पर आगाज़ देने वाले हैं और अगले 5 दिन में काफ़ी लंबे समय के बाद एक बड़ा विदेशियों का तांता लगेगा। भारत सरकार को खास तौर पर हम लोग धन्यवाद करते हैं जिन्होंने 27 मार्च से इंटरनेशनल फ्लाइट्स को हम लोगों के रिक्वेस्ट करने पर, जो कि मिड अप्रैल में खुलनी थी, वो उन्होंने खोली है और इससे इंटरनेशनल बायर बहुत आ रहा है। सबसे बड़ी बात उपलब्धि ये है कि जिसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा पूरे देश में जो एक टीकाकरण का अभियान हमारे यहाँ चला था, जिसमें 100 करोड़ का टीकाकरण पूरे विश्व में सबसे बड़ा नंबर हुआ है, उससे ओवरसीज़ बायर को यहाँ आने में एक बड़ा कॉन्फिडेंस मिला और उस कॉन्फिडेंस से वो लोग आ रहे हैं कि इंडिया इज़ ए सेफ डेस्टिनेशन। और यही मैसेज हम सबको दे रहे हैं। इसमें ना केवल हम हैंडीक्राफ्ट प्रमोट कर रहे हैं बल्कि इसके साथ ट्रैवल और टूरिज़्म हम वो भी दोनों प्रमोट कर रहे हैं और हम समझते हैं कि इसके प्रमोशन से आने वाले समय में बहुत देश को लाभ होगा। देश में विदेशी मुद्रा होगी, टूरिज्म बढ़ेगा, होटल इंडस्ट्री बढ़ेगी, इवन लोकल ग्रेटर नोएडा में काफ़ी बड़ी एक्टिविटी बढ़ेगी। इसके साथ ही मैं आप श्री दिलीप बैज जी जो हमारे वाइस चेयरमैन हैं उनसे कहूँगा कि ट्रेड से जुड़ी हुई कुछ चैलेंजेस और आने वाली अपॉर्चुनिटी क्या है उसके बारे में बताएं। साथ में दिलीप बैज जी एक जो हमारा इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट यहाँ है उसका एक नया इनिशिएटिव है एक्सपो बाजार, उसके बारे में थोड़ा जिक्र करेंगे। और कल सुबह 9 बजे उसका एक लॉन्च है जो कि नॉर्मल प्रमोशन के अलावा है, इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा बातचीत करेंगे। इसी दौरान में हमारे एक और सीओए मेंबर और सदस्य, मैं आपसे थोड़े फ्यूचर के बारे में बताना चाहूँगा। स्पेशली कोविड के बाद हमने देखा है कि हमारे जो हमसे जो कम्पीट करती थी कंट्रीज़, उनसे इंडिया की तरफ रुझान आया है, वहाँ से हट गया है, मतलब थोड़ा सा मोमेंटम इंडिया की तरफ बना है। स्पेशली चाइना से जो हमारे इंटरनेशनल बायर्स हैं वो चाहते हैं कि हम हमारी सोर्सिंग इंडिया से ज़्यादा करें। चाइना है, कुछ हद तक वियतनाम है, वो यहाँ मोमेंटम अब इंडिया की तरफ हम देख रहे हैं, मोमेंटम बना है इंडिया की तरफ। अब इस मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए जो सबसे बड़ा रोल होगा इंडस्ट्री का, इंडस्ट्री को काफ़ी प्रोएक्टिव होना है। इस जो अपॉर्चुनिटी है, ये मोमेंटम आया है, इसको समझना है और इसको कैप्चर करना है, इस मोमेंटम को ग्रैब करना है। और उसके लिए जो मुझे लग रहा है सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम जैसे चाइना ने किया था, हमारी स्केल को बढ़ाना है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को बढ़ाना है। और इस स्केल को बढ़ाने के लिए हमें फोकस देना पड़ेगा हमारी प्रोडक्टिविटी पे और हमारे इनपुट कॉस्ट पे। तो हमारी इनपुट कॉस्ट कैसे कम हो सकती है, इसमें हमें अलग अलग स्टेट्स के सेंट्रल गवर्नमेंट की ब्लेसिंग्स जरूर चाहिए इनपुट कॉस्ट को कम करने के लिए। क्योंकि चाइना का भी मॉडल इनिशियली ये रहा, जब वो स्केल किए थे तो जैसे उनकी फाइनेंशियल कॉस्ट है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, उसमें उनको काफ़ी सपोर्ट मिला था गवर्नमेंट से इनिशियली। तो हम चाहते हैं कि ये सपोर्ट भी अगर हमारे अलग अलग स्टेट्स में और मिले तो आज इंडिया इस स्टेज पे खड़ा है कि वो पूरी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकता है। क्योंकि जो भी रीजंस रहे, पॉलिटिकल रीजंस रहे, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब वर्ल्ड ओवर सारे बायर्स इंडिया की तरफ देख रहे हैं, उनका इंटरेस्ट इंडिया की तरफ काफ़ी आ गया है, फोकस आ गया है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी को करने वाली बात है, ये एक मैं शेयर करना चाहता था आपसे। दूसरी बात है, जैसे ये इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, ये शो है, ये 53rd एडिशन है, वैसे अब एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बन रहा है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। B2B मार्केटिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म होगा ई कॉमर्स। ई कॉमर्स हम जनरली देखें कि भी B2C होता है, शायद डायरेक्ट कंज्यूमर को पहुंचता है, लेकिन हमारे जो जितने भी क्राफ्ट से जुड़े लोग हैं, हर इंडिया के अलग अलग कोने से जुड़े से लोग हैं, उनकी अगर प्रोडक्ट को मार्केट करना है तो अब आज के टाइम पे जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, ई कॉमर्स बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म हो गया। तो अभी IAML अपने एफर्ट से ई कॉमर्स B2B ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ला रहा है, कल उसकी लॉन्च है। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म होगा मार्केटिंग के लिए। और ये इससे क्या होगा, जैसे आज इस प्लेटफॉर्म में तो इफेक्टिव हुआ, लेकिन एक लिमिटेड एक्सेस है। सपोज कोई उड़ीसा में बैठा है, कोई नॉर्थ ईस्ट में बैठा है, उनके लिए लिमिटेड एक्सेस है फिजिकल, लेकिन ई कॉमर्स से उनको एक्सेस वहीं से मिल जाएगा। तो ये भी
इसकी डिटेलिंग और कल तक हम पूरी डिटेलिंग होगी, लेकिन ये अपने आप में भी काफ़ी एक डिसरप्टिव प्रोडक्ट है, प्लेटफॉर्म है जो पूरे इस सिनारियो को चेंज करेगा और ग्रोथ को पूरे इंडिया में पहुंचाएगा क्राफ्ट सेक्टर। थैंक यू। तो ऐसे अगर इनडायरेक्टली अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं, ये सारी बढ़ती है तो वो इंटरनेशनल ही होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है यूक्रेन रशिया का। अगर ये यहीं तक रहता, अगर एस्केलेट होता तो हम कह नहीं सकते, आज के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें दिख नहीं रहा है इसके। सर जिस कालखंड से गुजरे हैं तो प्रोपोर्शनली बढ़ते हैं, लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्री अपने प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी, अपने एफिशिएंसी बढ़ाएगी, और तो ये उन कंट्री से कम्पीट कर लेगी प्राइस में। IGF का कार्यक्रम सुबह 11 बजे लाइटिंग लैंप है जो कि सेक्रेटरी टेक्सटाइल करेंगे, लेकिन शाम को 6:30 बजे मंत्री हमारी MOS मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल दर्शना जोश, जो टेक्सटाइल, रेलवे और बाकी प्रभाव भी देखती हैं, वो रहेंगी और वो उसका इनोवेशन, उसका विधिवत इनोवेशन, फॉर्मल इनोवेशन होता है 6:30 कल शाम। विजिटर्स का रजिस्ट्रेशन नहीं है। अगर कोई स्पॉट आता है ऐसा कोई व्यक्ति, तो भारत सरकार ने अपने प्रतिबंध, अपने सिस्टम उन्होंने अपने इन प्लेस रखे हैं। पहले तो उनकी चेकिंग एयरपोर्ट सिस्टम पे है, बाकी उनके सिस्टम है, और उसके अतिरिक्त आपने देखा होगा यहाँ पूरा व्यापक इंतजाम है। बाहर ही हमने पूरा RT-PCR का इंतजाम किया हुआ है, और बाहर हमने पूरा कोविड प्रोटोकॉल का सिस्टम रखे हुए हैं, जिसमें स्पॉट में हम लोग RT-PCR कर रहे हैं। तो हम ये बात का पूरी तरह से, ना केवल चाइना के लिए बल्कि हर विजिटर के लिए ध्यान रख रहे हैं कि कोई भी विजिटर हमें ऐसा पाया गया, क्योंकि वो प्रॉपर एक स्क्रीनिंग के सिस्टम से निकलेगा, अगर वो विजिटर चाहे इंडियन भी है और हमें लगा कि उसके बाकी पैरामीटर्स में उसके पैरामीटर ठीक नहीं है, टेम्परेचर है, कोई इशू है, तो उसको हमारे पास पूरा राइट है एडमिशन लेने का या नहीं लेने का। और इसके अतिरिक्त अगर कोई हमें संदिग्ध भी लगता है तो हम उसे RT-PCR के लिए, जो स्पॉन्टेनियस RT-PCR है, वहाँ पर उसको रखेंगे। वैक्सीनेशन का भी कोई वो डबल वैक्सीनेशन वालों को सभी को हमने ग्रीन बैजेस दिए हैं, और इसलिए आप देखेंगे कि हमारे सब भारतीय आपको ग्रीन बैजेस देते हैं। एक्सपीरियंस था मेरे टाइम के अंदर भी, क्योंकि 18 महीने हम कोरोना पीरियड में चले, मगर हमारी जो EPCH की टीम है, इट्स ए बेसिकली ऑलवेज ए टीम वर्क। मैं यही कहता हूँ कि उस पीरियड के अंदर भी हमने 3 बड़े शो ऑन वर्चुअल प्लेटफॉर्म के ऊपर किए। ये पहली संस्था थी EPCH जिसने ये सारा प्लान किया था कि हमने तो शो करने हैं, और जो इंटरनेशनल बड़े प्लेटफॉर्म पे हुए, और उसके साथ 6 छोटे शो भी हमने किए हैं। हमने एक्सपोर्टर्स को जितनी भी हमारी जैसे एक्सपोर्ट है, अगर उसको हमने बढ़ाना है या करना है, जो हमारा कार्यक्रम था हमने उस पीरियड के अंदर भी पूरा का पूरा रखा। आज इस बात की खुशी है कि हम फिजिकल आ रहे हैं और फुल फ्लैज आ रहे हैं। अभी जैसे 27 को फ्लाइट्स का पता चला है, अभी मेरे पास एक का फ़ोन आया, जब मैं बाहर गया हूँ, कोई एक्सपोर्टर थे, तो उनको मैं पहले कहता था भाई आप पार्टिसिपेशन लोगे, कहते नहीं फ्लाइट्स की प्रॉब्लम है, मगर अभी कहता है कि मुझे चाहे आप 18 मीटर जगह दे दो, मुझे दे दो कि मैंने पार्टिसिपेट करना है, मेरी बेटी ने पार्टिसिपेट करना है। सो आवर एग्जीबिटर एक्सपोर्टर दे आर वेरी एक्साइटेड कि हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर दोबारा से मिलने जा रहे हैं। और एक बात, ड्यूरिंग द एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग दिस फेयर, वो भी हमारी सारी चलेंगी। काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेंड एंड फोरकास्ट है, या फिर इसके साथ B2B, इसके ऊपर सारी प्लानिंग हमारी प्रॉपर चलेगी, और पूरा एक्सपोर्टर्स को हम तैयार करेंगे। नए आर्टिसंस हैं उनको भी तैयार करेंगे कि आप अपने एक्सपोर्टर बनो। और आई थिंक इसके साथ मैं इतना ही कहूँगा कि थैंक यू। और स्किल बहुत अच्छी है हम लोगों के पास में। एक सज्जन ने क्वेश्चन किया था कि चाइना के कंपटीशन में हम कैसे, किस प्रकार से हैं, तो हम चाइना के कंपटीशन में बहुत आगे हैं, बहुत अच्छे हैं। और हमारी EPCH जो संस्था है, ये हमेशा हमारे ट्रेड को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे कारीगरों के प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा फर्स्ट मूवर एडवांटेज रखती है। जैसा दिलीप जी ने बताया कि आने वाले समय में B2B ई-कॉमर्स का इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी था, तो उसके लिए हम लोगों ने एक नया अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करने की चेष्टा कर रहे हैं।
और आशा ये है कि आने वाले समय में ये ट्रेड को बहुत बड़ा सपोर्ट देगा। इन एडिशन टू दैट हमारे कारीगरों के प्रोडक्ट, हमारे छोटे व्यापारियों के प्रोडक्ट, बड़े व्यापारियों के प्रोडक्ट के लिए मार्केट लिंकेज के लिए EPCH एज एन ऑर्गेनाइजेशन पूरे साल भर मेहनत करती रहती है। आज फेयर में बताया कि 90 देशों के लोग आ रहे हैं, तो 90 देशों से लोगों को लाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सोशल मीडिया में रेगुलर कांटेक्ट रखने में, फ़ोन करने में, मेलिंग करने में, तो ये सारी जो मेहनत है वो हमारे ट्रेड को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। जहाँ तक रॉ मटेरियल प्राइसेस का आप लोगों ने बताया, देखिए हिंदुस्तान में हमारे ट्रेड में 90% रॉ मटेरियल हम हमारी मुल्क का यूज़ करते हैं, और वैसे अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से हमारी प्राइसिंग बहुत अच्छी है। जैसा दिलीप जी ने बताया कि हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, हमें टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके हमारा प्रोसेसिंग कॉस्ट कम करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल की क्वालिटी को अपग्रेड करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों पे हमारी पूरी टीम लगी हुई है, और हम आशा करते हैं कि आगे आने वाले वर्षों में 2, 3 या 4 साल में हम हमारा एक्सपोर्ट डबल कर पाएंगे। थैंक यू। Rightfully pointed out, the Northeast region, despite the infrastructure and logistic hiccups, all our exporters and participants till date they have been able to persevere because of being offered platforms like this to come and showcase their products and to sell on a B2B platform. Having said that, I don't know whether the other captains of this council has witnessed, but I feel that there is a certain behavioral change this time. Unlike other times, like see, look, this spring fair is being held after a span of 3 years. Other years, the participants have also informed me from the Northeast that they were the ones to write constant bombard the customers, the buyers with mails. Now there is a behavioral change in their change. It's the customers who are writing to our exporters, asking them about the booth numbers. So that itself says a lot. Secondly, like other times, this time too, there is a very beautifully curated platform for the Northeastern participants. Here, I would like to specifically want you to underscore that these participants have just not come here, they have also been groomed, not hand-holded. Hand-holding is another word, but they have been particularly and specifically groomed to enter the overseas market, for which we are very grateful to EPCH, led by our DG, for giving opportunities like this. So I hope that the press and media will also come to the curated platform outside, where the NER participants will showcase the best of the region. Thank you. मैं मुरादाबाद का विजिट करता हूँ। लगभग 700 निर्यातक मुरादाबाद के इसमें भाग ले रहे हैं, और सबसे ज़्यादा आर्टिजन्स को काम देने वाला शहर जो है मुरादाबाद। 3 लाख लोग इस निर्यात से जुड़े हुए हैं, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसमें जुड़े हुए हैं, साथ में काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ EPCH का और आप सब लोगों का, कि जिन्होंने हमारे छोटे कारीगरों को मुरादाबाद जैसे छोटे शहर में ट्रेनिंग दे देकर लगभग 500 निर्यातक इन 3 साल में नए पैदा कर चुके। ये बहुत बड़ी बात है हमारे शहर के लिए, और हमारे वो जो निर्यातक नए तैयार हुए हैं वो आर्टिजन्स में से तैयार हुए। तो जो हमारी कंट्री का एक सपना है 500 ट्रिलियन का, वो इसी तरीके से आगे पूरा होगा, और ये फेयर हम लोगों का भाग्य बदलने में एक बड़ा रोल अदा करेगी। ऐसा मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ, जो लोगों की हमारे प्रति भावनाएं हैं, मुरादाबाद में आज 10 दिन से कम 300 बायर्स फेयर से पहले हैं। तो आशा करते हैं कि ये फेयर बहुत कामयाब होगी, और मुरादाबाद और आसपास का जितना भी हस्तशिल्प है उसके दिशा और रूप दोनों बदलने में एक बड़ा रोल है। धन्यवाद। थैंक यू। फेयर ट्रेड गवर्नेंस बजवर्ड है पूरे वर्ल्ड में कि हाउ टू सस्टेन, तो सस्टेनेबिलिटी के थीम के साथ में हम लोग फेयर में काम कर रहे हैं। लद्दाख के आर्टिसन पहला यहाँ स्पेशल डिस्प्ले कर रहे हैं, जो कि पूरी सस्टेनेबिलिटी के चीज़ें लगाते हैं। ऐसे ही एक ई-नर्चर प्रोग्राम हमारा चल रहा है, जिसमें हम लोगों को ग्रास रूट लेवल पर तैयार कर रहे हैं ई-कॉमर्स कंपेटेबल बनाने के लिए। वो लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
नॉर्थ ईस्ट के पार्टिसिपेंट हर साल आते हैं, वो भी रह रहे हैं, और बाकी देश के अलग अलग हिस्सों से क्लस्टर से लोग आते हैं। सो सस्टेनेबिलिटी जो है वो एक बजवर्ड है जिसको लेकर के हम चल रहे हैं, वो खासतौर पे काम करें। उसके साथ 3 साल के बाद ऑर्गेनाइज हो रहा है। पहले तो मैं शुक्रिया करूंगा EPCH का कि बहुत हिम्मत और पहल करके ये ऑर्गेनाइज फेयर किया जा रहा है। जैसे ये 3 साल के बाद फेयर हो रहा है तो पार्टिसिपेंट बहुत एक्साइटेड हैं और बायर्स भी बहुत एक्साइटेड हैं। रेगुलर बायर्स के मेल आ रहे हैं, और जो पार्टिसिपेंट इस साल नहीं कर पाए वो लोग भी अफसोस कर रहे हैं कि हमें जगह नहीं मिली, या वो कंफ्यूज रहे, जगह नहीं ले पाए। और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कामयाब फेयर होगी। हमारी तैयारी पूरी है और मेरी सब शुभकामनाएं हैं सारी पार्टिसिपेंट्स के साथ। धन्यवाद। है और कितना आगे का सोच के डिसीजन लेते हैं। कोविड में जब सब लोग डरे हुए थे, घरों में सोए हुए थे और कैसे काम आएगा, तो उस समय एक विजनरी आदमी डिसीजन लिया कि कैसे हम बायर को इंडिया में बैठे बैठे जोड़ के रख सकें। तो लगातार हमारे जो विजनरी डायरेक्टर जनरल राकेश कुमार और टीम के नेतृत्व में सबसे पहले वेबिनार हुआ जिसमें सब लोगों को जोड़ा गया, और उसके तुरंत बाद सारे बायर्स को वर्चुअल फेयर के माध्यम से जोड़ के रखा गया, और उसके बाद पहला जो फेयर हुआ उसमें जरूरत से ज्यादा बायर आए। आज ये जो फेयर हो रहा है ये इसी का परिणाम है कि पिछले 2 सालों में हमारे डीजी साहब के नेतृत्व में जितना काम काउंसिल ने आगे बढ़ के किया है, तभी आज वो बायर यहाँ पर आ रहे हैं। और बायर जब आ रहे हैं तो उनको बहुत सारी नई चीजें देखने को मिलेगी, और डेफिनेटली एक जो चाइना का हमारा वरद हस्त प्राप्त हुआ है कि वहां पर तो प्रॉब्लम है, लेकिन उनकी वजह से हिंदुस्तान को बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर मिला है, बहुत सपोर्ट मिला है। और मुझे अभी जो 25% ग्रोथ हुई है उसमें एक रीजन ये भी है कि बायर आगे बढ़ करके हिंदुस्तान के एक्सपोर्टरों का, कारीगरों का स्वागत कर रहे हैं, उनके माल को पसंद कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह से ये 25% वाला ग्रोथ चलता रहा तो अगले 5 सालों में हम अपने लक्ष्य को डबल भी कर पाएंगे। थैंक यू। को उन्होंने चिन्हित किया। इसके अलावा पूरे देश में जो 780 डिस्ट्रिक्ट है उसमें हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई हैंडीक्राफ्ट का काम होता है। हम लोग अगर देखें अभी तक हमारा जो निर्यात है वो ज़्यादातर नॉर्थ सेंट्रिक है, और साथ में कुछ हमारा सेंट्रल इंडिया सेंट्रिक है। हम वेस्ट में भी काम कर रहे हैं, ईस्ट में भी कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी कर रहे हैं, बाकी जगह भी कर रहे हैं। लेकिन अभी भी साउथ में और ख़ास तौर पे नॉर्थ ईस्ट के कुछ हिस्सों में हमें अपने काम को गति देने के लिए की ज़रूरत है। 11 स्टेट्स ऑफ हिमालयन रीजन जो है, 11 जो स्टेट्स हैं जिनमें लद्दाख भी है, जम्मू कश्मीर भी है, जिसके अंदर सिक्किम भी है, सातों हमारे सिस्टर स्टेट्स जो है नॉर्थ ईस्ट की हैं, इन सभी स्टेट्स के अंदर भी हम अपने काम को गति देने पे आगे काम की शुरुआत की है। इसीलिए ये जो एक्सपो बाजार.in जो आपको अभी दिव्या जी ने बताया, ये एक ऐसा मॉडल हम लोगों ने बनाया जहाँ पर कोशिश होगी कि अगर बड़े तौर पर कोई व्यक्ति 2 लाख का बूथ नहीं ले सकता है, बड़े तौर पर कोई व्यक्ति सुदूर जगह में बैठा हुआ, मान लिया गुंटूर में बैठा हुआ व्यक्ति, या आगे डाउन साउथ में नरसापुर में बैठा हुआ व्यक्ति, वहाँ से तुलसी जी अकेले आ गए लेकिन वहाँ और भी लोग हैं, वो सामान तो बना सकता है, और वो अपने हाथ में कुछ सामान बना करके छोटा सामान छोटे लेवल पे अगर वो बाहर पहुँचाना चाहे और न्यूयॉर्क की एक दुकान पर रखवाना चाहे तो उसके लिए एक अलग हम प्रोग्राम चला रहे हैं। वो हमारा क्रॉस बॉर्डर ई-कॉमर्स B2B ई-कॉमर्स कार्यक्रम होगा, तो हम उस पर भी जोर दे रहे हैं। तो अलग अलग मॉडल अलग अलग तरीके से काम करने की दिशा में हो रहे हैं। हमारे ऐसे निर्यातक भी हैं आज की डेट में जो इस प्लेटफॉर्म से बढ़ के, जैसे राजेश जैन जी या बाकी लोग हैं जिन्होंने शुरुआत की थी लेकिन आज वो वॉलमार्ट की सप्लाई पर आ गए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं उनके प्रोसेसेस में उनको मदद करें, उनके सिस्टम्स को बढ़ाने में मदद करें, सरकार से उनको मदद दिलाएं ताकि वो आगे बढ़ें। दिलीप जी ने डोमेस्टिक मार्केट के अंदर बहुत बड़े इनरोड किए हैं। आपने एक एलिमेंट्री ब्रांड अभी सुना होगा, पूरे देश के अंदर एलिमेंट्री ब्रांड चल रहा है, और जिसमें काफ़ी लोगों की साझेदारी से वो ब्रांड बना है, उसमें आप काम कर रहे हैं। उसके करीब लगभग 70-80 आउटलेट इंडिया में खुले हैं, बाकी चीज़ें भी हैं। ऐसे और भी लोग हैं हमारे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कारीगर आइटम अच्छा बना सकते हैं। तो ऐसे लोगों को मदद देने के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप को देने के लिए एक और ये मॉडल हमारा ई-नर्चर का है। वो एक और मॉडल है हमारा ई-नर्चर का कार्यक्रम का मॉडल है जिसमें बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो अलग अलग तरीके से EPCH स्किलिंग के जरिए, मार्केटिंग के जरिए, डिज़ाइन डेवलपमेंट के जरिए प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को
हेल्प देने के लिए, और साथ में जो हमारे स्टैब्लिश लोग हैं उनके लिए अलग अलग मॉडल कर रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि हमारे सभी मॉडल आने वाले टाइम में अपने रिजल्ट्स देंगे और अलग अलग दिशा में काम करेंगे। एग्जीक्यूशन पूरी टीम का तो हम एक यहाँ तक लेके आ गए हैं और ये 53rd एडिशन है। ऑलरेडी प्रेस नोट के थ्रू आपको सब बता दिया गया है। आप सब आए, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, कल शाम को 6:30 बजे ऑनरेबल मिनिस्टर उसका फेयर का इनोवेशन करेंगे। ड्यूरिंग फेयर टाइम तो आप आ ही आइए, लेकिन शाम को 6:30 बजे स्पेसिफिकली आप सब अपना टाइम निकाल के प्रॉपरली जितना आ सके उसको वाइड कवरेज देने की कोशिश करना है। ऑलरेडी बता दिया गया होगा 3 साल बाद ये इवेंट हो रहा है। 3 साल क्या, पूरे वर्ल्ड में इस टाइम पर कोई इवेंट नहीं है एक्सेप्ट एक पेरिस में शो हुआ है, बाकी कहीं कोई इवेंट इस तरह का एग्जीबिशन नहीं है। बाहर को सामान चाहिए, हमारे एक्सपोर्टर तैयार है, तो मीटिंग प्लेस है, सब बड़ा अच्छा फेयर जाएगा, उम्मीद करते हैं। तो आप सबसे शुक्रिया, प्लीज़ आप कल शाम को 6:30 बजे ज्वाइन कीजिए। इसके अतिरिक्त बीच बीच में आपको पंकज जी हमारे आपको मैसेज देते रहेंगे। जब भी कोई वीआईपी हमारे यहाँ आने वाले होंगे हम आपको मैसेज डालेंगे, आप उसमें अपना जैसा भी आपका समय हो प्लीज आप बता रहे हैं। अभी हमारे पास 2-3 कंफर्मेशन आ गई हैं। श्री राजीव चंद्रशेखर जी जो यंग मिनिस्टर भी हैं, आईटी के मिनिस्टर भी हैं और बाकी काफ़ी एक्टिव मिनिस्टर माने जाते हैं, वो एक आने का उनका है। अर्जुन मेघवाल जी का आने का है, और ऐसे 3 एक मंत्री हैं, कुछ सेक्रेटरीज हैं, उनका आने का हम आपको समय से बताएंगे। सुबह 10:30 बजे वो बीच में जब वो आते रहेंगे बताते रहेंगे। कल सुबह 11 बजे लैंप लाइटिंग जो है वो सेक्रेटरी टेक्सटाइल कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले बहुत जल्दी आपकी होगी। लेकिन 9 बजे एक्सपो bazaar.in का लॉन्च है, वो हॉल नंबर 1 के बाहर है। 9 बजे बहुत हाँ 9 बजे, इसलिए मैंने आपको देखिए वो लास्ट में बताया है। उसके लिए हम आपको प्रेस नोट देंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।